नमस्कार। इस वीडियो में भारत के विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में जो गुजराल सिद्धांत दिया गया है, ये आई.के. गुजराल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और ये भारत के उस समय विदेश मंत्री रहे थे और प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा उस समय थे भारत के। तो ये गुजराल सिद्धांत को हम एक ऐसा कह सकते हैं जैसे कि एक अच्छे पड़ोसी देशों के लिए ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका भी आज भी इसका उतना ही महत्व है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कब प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1992 में, ये ऑप्शन बी है 1994 में, ये ऑप्शन सी है 1996 में, ये ऑप्शन डी है 1998 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1996 में गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और गुजराल सिद्धांत को एक याद रखिएगा कि वो अच्छे पड़ोसी के लिए वो अभी भी उसका उतना ही महत्व है जितना पहले था। लुक ईस्ट पॉलिसी तथा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो था वो पहले से चला आ रहा था आसियान देशों के साथ, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ये भी इसी का नया नाम चेंज करके रख दिया गया है और ये वर्तमान में जो बीजेपी सरकार है इन्होंने चेंज किया था इसको। तो इसमें अंतर पूछ रहा है, तो इनके बीच अंतर क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सामरिक सहयोग का अंतर, या ऑप्शन बी भावात्मक अंतर, या ऑप्शन सी आर्थिक सहयोग का अंतर, या ऑप्शन डी क्षेत्र विशेष का अंतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भावात्मक अंतर है केवल, क्योंकि इसका भी सिर्फ नाम चेंज किया गया है और ये आसियान देशों के साथ भारत का एक विदेश नीति है। इससे पहले हमने गुजराल सिद्धांत देखा जो कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए प्रतिपादित किया गया था, वहीं ये आसियान देशों के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचशील सिद्धांत 1954 में शामिल नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पंचशील सिद्धांत में नहीं है। और ये पंचशील जो सिद्धांत है ये चीन और भारत के बीच ये समझौता हुआ था। तो इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इसमें कौन एक शामिल नहीं है पंचशील में। तो ऑप्शन ए है एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान, तो ये तो इसमें शामिल था। समानता तथा पारस्परिक लाभ, ये भी इसमें शामिल था। और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये भी इसमें शामिल था। परमाणु हथियारों का विकास नहीं करना, ये शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न कह रहा है कि इसमें शामिल नहीं है, तो शामिल यही नहीं था, बाकी ये तीनों शामिल थे। अगला प्रश्न, पी.वी. नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो पी.वी. नरसिम्हा राव ने जो लुक ईस्ट पॉलिसी का, इससे पहले प्रश्न हम देख चुके हैं कि ये आसियान देशों के साथ किया गया था एक सिद्धांत का निर्माण। तो इसको देखना है कि कब प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन ए है सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में। क्या ये 1994 में अपने व्याख्यान के द्वारा सिंगापुर में इसका प्रतिपादन किया था नरसिम्हा राव ने? ऑप्शन बी देख लेते हैं। 1992 में जब भारत आसियान का क्षेत्रीय वर्ताकार, ये वर्ताकार है, गलत टाइप हो चुका है, वर्ताकार भागीदार के रूप में, या तीसरा जो ऑप्शन सी है 1995 में आसियान के पूर्व ये वर्ताकार भागीदार के रूप में भारत का स्थान ऊंचा होने के अवसर पर ये नीति प्रतिपादन किया गया था, या 1995-96 के विदेश मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से इसको प्रतिपादित किया गया था। तो हम देखते हैं कि जो पी.वी. नरसिम्हा राव हैं, इन्होंने सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान द्वारा सिंगापुर में ये लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार प्रस्तुत किए थे। तो ये याद रखिएगा कि सिंगापुर में वो गए थे, तो वहीं पर 1994 में अपनी भाषण के दौरान ये लुक ईस्ट पॉलिसी को प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किसका सदस्य नहीं है? कह रहा है कि भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एनपीटी का, या ऑप्शन बी है सीबीडीटी का,
या ऑप्शन सी है एनएसजी का, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये एनपीटी, सीबीडीटी और एनएसजी ये सब परमाणु से संधि से संबंधित ये हैं कि जो इस पर साइन करेगा वो परमाणु नहीं बना सकता। तो भारत का कहना था कि जो देश पहले आज़ाद हो चुके थे उन्होंने तो अपने यहाँ परमाणु हथियार बना लिए हैं, और भारत के पास इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा देश है, तो भारत इस पर अगर साइन कर देता है तो वो कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। तो इसलिए उसे कहना था कि ये भारत के साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश चीन के पास भी परमाणु हथियार है, पाकिस्तान भी बना लिया है, और अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन लोगों के पास परमाणु है। तो भारत को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पहली बार पोखरण में 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया, फिर 1998 में किया गया। तो इसलिए इन्होंने, भारत ने इन तीनों पर साइन नहीं किया है, कहा कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे। और इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि जब परमाणु बम भारत में फोड़े जा रहे थे परीक्षण के दौरान तो अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा था, कई देश नाखुश भी थे, लेकिन आज सब एक समन्वय के रूप में स्थापित हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्षता आंदोलन किसका नेतृत्व करता है? तो जो गुट निरपेक्षता आंदोलन है इसके बारे में कहते हैं कि ये भारत और कुछ जो उस समय आज़ाद हुए थे देश, उन्होंने मिलके इस गुट निरपेक्षता के एक तीसरी दुनिया के रूप में इसकी स्थापना किए। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि सोवियत रूस का, या ऑप्शन बी है अमेरिका का, या ऑप्शन सी है क्षेत्रीय संगठन का, या ऑप्शन डी है तृतीय विश्व का। तो ये तृतीय विश्व का निर्माण करते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये जब भारत आज़ाद हो रहा था तो उस समय वैश्विक जो दुनिया थी वो दो गुटों में बढ़ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला, तो उस समय जो पूंजीवादी देश थे वो अमेरिका गुट में शामिल थे, और जो साम्यवादी समाजवादी जो देश थे वो उसका नेतृत्व रूस कर रहा था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत और भी देश कोई गुट में शामिल होना स्वीकार नहीं की है, ये अपना स्वतंत्र नीति अपनाए और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में अलग हो गए सबसे, और एक स्वतंत्र रूप में अपना देश का विकास करते रहे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तृतीय विश्व का नेतृत्व करता है गुट निरपेक्षता आंदोलन। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एशिया क्यों भारत के विदेश नीति में महत्वपूर्ण है? जो पश्चिमी एशिया यानी भारत से जो पश्चिम में एशिया में जो देश हैं वो भारत के विदेश नीति में क्यों महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सुरक्षा हित के लिए, या ऑप्शन बी है ऊर्जा हित के लिए, या ऑप्शन सी है आर्थिक हित के लिए, और एक ऑप्शन और है राजनीतिक हित के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊर्जा हित के लिए। क्योंकि भारत का जो ऊर्जा का जो मुख्य आयात होता है वो पश्चिमी एशिया से ही होता है, तो इसलिए ये भारत के विदेश नीति में ये महत्वपूर्ण रखते हैं स्थान, क्योंकि उधर से ही भारत में तेल और गैस का आयात होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत और चीन के बीच किस वर्ष पंचशील सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए थे? यानी कह रहा है कि भारत और चीन के बीच जो पंचशील सिद्धांत था उसकी घोषणा पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो ऑप्शन ए है 1953 में, या ऑप्शन बी है 1954 में, या ऑप्शन सी है 1955 में, या ऑप्शन डी है 1956 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1994 में भारत और चीन के बीच एक पंचशील समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, भारत और आसियान ने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने संबंधी संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? भारत और आसियान जिनके के बीच हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, जबकि इस समय एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है, ये आसियान दक्षिण एशियाई जो देश हैं इनके बीच कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को रोकने के संबंधी संयुक्त घोषणा, यानी भारत और आसियान मिलकर दोनों संयुक्त घोषणा कब किए थे? तो ऑप्शन ए है 2001 में, या ऑप्शन बी है 2003 में, या ऑप्शन सी है 2005 में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2003 में ये दोनों के बीच ये इस पे सहमति बनी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, 1956 में किस कारण से भारत की अर्थ योजनाओं को अत्यधिक हानि पहुंची?
1956 में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई थी जिसमें कि भारत के जो आर्थिक योजना थे उनको हानि पहुंची थी? तो ऑप्शन ए है पंचशील समझौते के कारण, ये ऑप्शन बी है गुट निरपेक्षता के कारण, ये ऑप्शन सी है स्वेज नहर संकट, ये ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा। स्वेज नहर का जो संकट आया था 1956 में, उसी के कारण भारत में जो आर्थिक योजनाएं थी उनको कुछ हानि पहुंचा था।